बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आतिफ वकास और इस लेक्चर में हम बात करेंगे फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड या मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी चार्ज पार्टिकल के साथ जब वो मोशन में होता है तो तीन तरह की फील्ड्स एसोसिएटेड होती है। एक उसके मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड, जाहिर है अगर वो चार्ज पार्टिकल है तो कोई पार्टिकल है, उसका कुछ मास होगा तो इसकी कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। हालांकि ये बहुत ज्यादा कम होगी लेकिन ये फील्ड मौजूद होगी। और दूसरी जो है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। जाहिर है कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और तीसरी फील्ड जो किसी चार्ज पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होती है जब वो मोशन में होता है, दैट इज मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड भी चार्ज पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होती है जब वो मोशन में होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड की मैग्नीट्यूड आप फाइंड कर सकते हैं, वो आप लोगों ने ऑलरेडी न्यूटन लॉ में पढ़ा हुआ है कि जैसा कि आप जानते हैं F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एक को कैपिटल लिखा, एक को स्मॉल लिखा, दो मासेस होते हैं ताकि वो डिफरेंट नजर आए। लेकिन चूंकि हम G की बात कर रहे हैं, G इज स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, सो G इज एक्चुअली फोर्स पर यूनिट मास। और जो सोर्स मास होता है वो लिखते हैं, जो टेस्ट मास होता है उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें नीचे स्क्वायर है, यहाँ पर मैंने क्यूब लिखा है। वजह यह है कि मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में डिनोट किया है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर होगा और यूनिट वेक्टर की जगह हम वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। नीचे ये मैग्नीट्यूड इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा और ऊपर वेक्टर रह जाएगा। तो ये उस ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ है जो किसी पार्टिकल की फील्ड होगी। चार्ज पार्टिकल है या चार्ज पार्टिकल नहीं है, दोनों सूरतों में अगर उसका कुछ मास है तो उसकी कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में या मैग्नेटिज्म में हम अक्सर बहुत स्मॉल पार्टिकल्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या पॉजिट्रॉन्स होते हैं या कोई बहुत स्मॉल चार्ज आयन होता है, उसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट तकरीबन इग्नोरेबल होता है, इसलिए इस फील्ड को अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आप एक्चुअल देखना चाहते हैं तो ये एग्जिस्ट तो करती है, कुछ ना कुछ उसका मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन इसको हम कंसीडर इसलिए नहीं करते कि इतना कम होता है कि ये हमारी मेजरमेंट्स को इफेक्ट ही नहीं करता, सो वी इग्नोर इट मोस्ट ऑफ द टाइम। देन द नेक्स्ट फील्ड्स, हियर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये अब चार्ज पार्टिकल है तो उसकी कोई ना कोई फील्ड होगी। ये क्यों, उसका चार्ज है, आर जो है उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है जहां पर मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। इसको भी मैंने उसी तरीके से नीचे आर क्यूब लिखा है, हालांकि यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर फिर यूनिट वेक्टर होता, तो यूनिट वेक्टर की बजाय मैंने आर वेक्टर लिखा है और नीचे आर क्यूब लिखा है। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज एसोसिएटेड विद अ चार्ज वेदर इट इज इन मोशन और एट रेस्ट। लेकिन जब चार्ज मोशन में होता है तब सिर्फ ई उसकी फील्ड नहीं होती, बल्कि ई के अलावा इसकी एक और फील्ड भी होती है एंड दैट इज बी। बी इज मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज इन मोशन। दिस फील्ड इज म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यूब टाइम्स वी क्रॉस आर। तो इसको सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको ये याद रहे कि जो है मैग्नेटिक फोर्स एसोसिएटेड होती है चार्ज पार्टिकल के साथ। और यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने इसलिए ये यहाँ पे नोट की हैं ताकि आप इसकी डायरेक्शन बता सकें कि किस टाइम वो फोर्स किस डायरेक्शन में, फील्ड किस डायरेक्शन में होगी। अब देखें ये चार्ज पार्टिकल का चार्ज है, ये उसकी वेलोसिटी है और ये उसका पोजीशन वेक्टर है। नीचे आर स्क्वायर
होता, लेकिन मैंने आर क्यूब लिखा है। वंस अगेन द सेम रीजन आई डिस्कस्ड इन दीज टू केसेस। यहाँ पर V क्रॉस R है, या जिस तरह आप लोगों ने रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज पढ़ा है, तो V इज इक्वल टू R ओमेगा, तो इसको इन टर्म्स ऑफ ओमेगा V लिखा जा सकता है। बट दिस इज an equation which tells us about the field B, which is associated with the particle having charge Q and velocity V. इसको और भी सिंपल कर सकते हैं, QV sin थीटा क्रॉस प्रोडक्ट की जगह। अब और यहाँ पर एक R भी साथ होगा, लेकिन वो R फिर नीचे R क्यूब के साथ कैंसिल हो जाता है, इसलिए मैंने नीचे R स्क्वायर लिखा है। सो दिस इज द magnetic field because of a charged particle having charge Q and velocity V. Then अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम ले आते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाती, और आप लोगों ने ये प्रीवियस चैप्टर में तफसील से पढ़ा है कि किस तरह उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगी और वो किस तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल पे फोर्सेस को देखा जाए जब वो मोशन में हो, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होगी, अगर तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा एक्सटर्नली कोई मैग्नेटिक फील्ड भी लग रही है, तो चूंकि चार्ज मोशन में होता है तो उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर जब वो इंटर होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्शन करेंगे और चार्ज की मोशन इफेक्ट होगी। अगर आप बात करें सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स की, तो लेट सपोज मैं इज्यूम कर रहा हूं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स किसी रीजन में मौजूद हैं। उस रीजन में जब चार्ज पार्टिकल इंटर होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स उसको किस तरह इफेक्ट करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स उस चार्ज को एक्सेलरेट करेगा। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर तो पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, और अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगेंस्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंटर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड भी वेलोसिटी का चेंज हो सकता है और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। तो दोनों मुमकिन है। अगर पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल यानी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वो एक्सेलरेट होगा, लेकिन वो एक्सेलरेट होगा। अगर बात करें मैग्नेटिक फोर्स की, तो फील्ड मैग्नेटिक भी मौजूद है, इलेक्ट्रिक भी मौजूद है। उसी चार्ज पार्टिकल की अब अगर बात करें मैग्नेटिक फोर्स की, तो जब उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है तो वो सिर्फ उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिक फोर्स कैन चेंज both direction and magnitude of velocity। ये मैं इस फोर्स की बात कर रहा हूं। अगर हम बात करें इस फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स की, तो ये क्या कर सकता है? इट कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन। तो उसकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होती है ये उसको चेंज, तो उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है ये उसको चेंज कर देता है, उसके मैग्नीट्यूड को इफेक्ट नहीं करता। फिर इसके बाद अब हम इनको कंबाइन भी कर सकते हैं, और जब इन दोनों फोर्सेस को कंबाइन लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को, तो इसको लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। क्या? लॉरेंट्ज फोर्स।
लॉरेंट्स ने इसको डिस्कस किया था, एक्सप्लेन किया था। इसलिए इसको लॉरेंट्स फोर्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक जो है ये इस तरह हो जाएगा क्यू ई और वेक्टर है, और दूसरा जो है वो हो जाएगा जनाब क्यू वी बी साइन थीटा having some direction that is perpendicular to both the velocity and b। और ये इक्वेशन जो है क्यू वी बी साइन थीटा ये कहाँ से आई है और इसको हम कैसे डिराइव करते हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं और इसको डिराइव करते हैं कि किस तरह फोर्स जो है कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी वेलोसिटी v से मूव करने वाले चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाती है। तो नेक्स्ट लेट्स मूव। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम कर लेते हैं और किसी चार्ज पार्टिकल को उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं और देखते हैं कि उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है। सो हियर आई हैव ड्रॉन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैंने क्रॉस से इसको शो किया है, मतलब ये है कि फील्ड जो है इनटू द पेज इस वाइट बोर्ड के अंदर जा रही है। यहाँ पे कोई नॉर्थ पोल होगा जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाकर इस वाइट बोर्ड के अंदर जा रही हैं और उनको मैंने यूनिफॉर्म ड्रा किया है, दो के दरमियान फासला सेम रखने की कोशिश की है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ये फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड ये यूनिफॉर्म है। अब अगर फील्ड यूनिफॉर्म है और कोई वेलोसिटी v के साथ मूव करता हुआ चार्ज पार्टिकल आप इसमें इंटर करेंगे तो ये उसको किस तरह इफेक्ट करेगा। सबसे पहले तो जो फोर्स उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगेगी वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उसका चार्ज कितना है। अगर पार्टिकल के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा तो उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगी। दूसरी बात, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा है तब भी उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगी। तीसरी चीज, अगर उस फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तब भी फोर्स ज्यादा लगती है। और चौथी चीज क्या है, उस वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है उस एंगल के साइन के ऊपर भी डिपेंड करता है। साइन ऑफ दैट एंगल also affect the magnitude of the force on a charged particle in uniform magnetic field. I can combine all these equations and I will get F is, these are relations, so I combine them, Q V B sin theta, and even I can equate them. One is constant of proportionality if you do this, and then this is the magnitude of the force. Which force? The force on a charged particle in uniform magnetic field. ये उसका मैग्नीट्यूड है, Q पे डिपेंड करता है, V पे डिपेंड करता है, B पे डिपेंड करता है और एंगल पे डिपेंड करता है। तो इसके कई केसेस हो सकते हैं। और एक बात और भी है कि चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करेगा। जब वो इनसाइड द फील्ड होगा तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, यानी फोर्स उस पर किस तरफ लगेगा, वो मैग्नेटिक फोर्स उसको किस तरफ इफेक्ट करेगा। तो ये बताने के लिए हम वंस अगेन लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में किसी कंडक्टर के अंदर से जब करंट पास होता है तो उससे मैग्नेटिक ज़ाहिर है मैग्नेट बन जाता है, और जब उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो किस तरफ उसके ऊपर फोर्स लगेगी, ये बात हम इसी लेफ्ट हैंड रूल से ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब दोबारा उसी तरह ये एक चार्ज पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होगा। आपने करना क्या है, इस फिंगर से आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करनी है, ये जो आपका फिंगर है इससे आपने करंट की डायरेक्शन शो करनी है, और आपका थंब जो है ये उस फोर्स की डायरेक्शन बताएगा
जो फील्ड उस पार्टिकल के ऊपर लगाएगी। यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रा किया है और ये उस चार्ज पार्टिकल का जो है पाथ है कि जिसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ v उसकी वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के साथ हमने इसको इंट्रोड्यूस किया इस मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ पर ये थीटा बड़ा अहम रोल प्ले करता है कि आप किस एंगल से जो है उस पार्टिकल को इनसाइड द फील्ड इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द फील्ड हो, यानी इधर से जैसे मैंने शो किया है ना, इधर से वो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, और मैं क्या कर लेता हूँ, इस डायरेक्शन से मैं पार्टिकल को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलरली टू द फील्ड। वो फील्ड इनटू द पेज है और मैं इस डायरेक्शन में बिल्कुल परपेंडिकुलरली उस चार्ज पार्टिकल को इंट्रोड्यूस करूंगा तो क्या होगा, सर्कुलर पाथ पे मूव करने लगेगा, प्रोवाइडेड दैट दिस फील्ड इज यूनिफॉर्म। अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो वो उस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे घुमाने लगेगा। तो मैग्नीट्यूड यही होगा। हाँ, एंगल डिफरेंट होने से फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। अगर चार्ज पार्टिकल को इस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाए कि वो पैरेलल हो उस मैग्नेटिक फील्ड के, तो कोई फोर्स नहीं लगेगी। दैट इज बिकॉज वी नो दैट साइन ऑफ 0 डिग्री इज 0। इन द सेम वे साइन ऑफ 180 डिग्री इज आल्सो 0। तो क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी इस तरह कि एक चार्ज पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हमने उसको कोई वेलोसिटी दी हुई है, तो उसके ऊपर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो रिजल्ट इस ऑप्शंस में दिया गया होगा, QVB दिया गया होगा, QE दिया गया होगा, कोई और वैल्यूज दी होगी, लेकिन एक ऑप्शन होगा 0। तो वो इसलिए 0 होगा कि एलॉन्ग द फील्ड जब ये जाएगा तो V और B दोनों के दरमियान एंगल 0 हो जाएगा और साइन 0 इज 0। सो द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, स्पेशली जब वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है और वो फील्ड यूनिफॉर्म है, then it is QVB sin theta. The force is maximum. So इन दोनों केसेस में तो फोर्स 0 होगा अगर एंगल 0 है या 180 है, यानी V is parallel to B। V और B आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तो दोनों सूरतों में फोर्स 0 होगी। मैं बात कर रहा हूं इस मैग्नेटिक फोर्स की। अब अगर एंगल 90 हो तो साइन 90 हम जानते हैं दैट इज इक्वल टू 1, तो मैक्सिमम फोर्स होगी। अगर एंगल 90 है किन दो चीजों के दरमियान, V और B, इन दो के दरमियान अगर एंगल 90 है यानी ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो ऐसे केस में साइन थीटा 1 आएगा यानी साइन ऑफ 90, और आपके पास जो फोर्स है वो रह जाएगी QVB। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स दैट वी वुड बी हैविंग इन दिस सिचुएशन। और इसी चीज को QVB को आगे हम यूज करेंगे। जाहिर है ये बिल्कुल सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल्स को घुमा सकता है, चार्ज पार्टिकल्स को, तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड inshallah in next lecture we will use this force when it is QVB, when the angle is 90, we would use this to derive an expression for charge to mass ratio of a charged particle like electron or proton. फिर इसमें एक और बात ज़हन में रखें कि कभी कभी इस तरह भी सवाल आ जाता है कि क्या इस तरीके से हम न्यूट्रॉन को भी सर्कुलर पाथ में घुमा सकते हैं कि अगर उसको किसी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने परपेंडिकुलरली इंटर किया, तो जवाब है नो। वजह यह है कि उसके ऊपर
चार्ज जीरो होता है। ठीक है। फिर ये हो सकता है कि दो पार्टिकल्स के मुतालिक बताया जाए कि जनाब एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, और दोनों को हमने परपेंडिकुलरली सेम वेलोसिटी के साथ किसी फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस किया। कौन सी दो चीजें हैं? एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक प्रोटॉन है, और उन दोनों को हमने किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसकी वेलोसिटी भी सेम वेलोसिटी के साथ इंट्रोड्यूस किया। तो क्या है, क्या इसके ऊपर फोर्स ज्यादा होगी या इसके ऊपर फोर्स ज्यादा होगी? तो आप देखें यहां पर ये फोर्स जो है चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, और एंगल के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर उसको परपेंडिकुलरली हम इंट्रोड्यूस करते हैं उस फील्ड के अंदर, तो चाहे इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, दोनों जो है दोनों के ऊपर एक जैसी फोर्स लगेगी। रीजन ये है कि चार्ज दोनों का सेम है, वेलोसिटी उसने दोनों की सेम बताई है, फील्ड एक ही है, और एंगल दोनों के लिए 90 डिग्री है। तो ऐसे सवाल के जवाब में आप क्या कहेंगे कि दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगेगी। फिर ये कहा जा सकता है कि जनाब एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है, इनमें से किसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगी? तो फिर आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि जिसका चार्ज ज्यादा है उसके ऊपर ज्यादा लगेगी, जिसका चार्ज कम है उसके ऊपर कम लगेगी, इस इक्वेशन के मुताबिक। अगर आप इस पूरे पाथ के रेडियस की बात करें कि रेडियस किसका ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, या अल्फा पार्टिकल का, तो वो फिर मास पे डिपेंड करता है, और उसके लिए एक्सप्रेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करेंगे। वो मास स्पेक्ट्रोग्राफ जो होता है, इसी टेक्निक के जरिए हम डिफरेंट आइसोटोप्स के मास जो है वो मालूम करते हैं कि किसी एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हमारे पास मौजूद है। तो ये है कि अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो, उसका चार्ज q हो, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट वुड बी QVB sin theta. Theta is the angle between V and B. And then we would move to the case when the field is not uniform. And in that case, let's see what happens. डियर स्टूडेंट्स, इस सिनारियो में कि जब हमारे पास चार्ज पार्टिकल या तो परपेंडिकुलरली इंटर ना हो, वो किसी और एंगल से हम इसको फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें, जैसा कि मैं यहाँ पर ऑलरेडी फील्ड भी बना चुका हूँ, लेकिन बजाय इसको परपेंडिकुलरली इंट्रोड्यूस करने के अगर मैं इसको किसी और एंगल के साथ फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस कर दूँ, या फिर ये केस हो कि वो फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, तो वो चार्ज पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ पे नहीं ट्रेवल करेगा, इंस्टेड उसे क्या हो जाएगा, वो हेलिकल पाथ पे जाएगा। चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे एक हेलिक्स सा बनाएगा स्प्रिंग की तरह का, और यूं आगे ट्रेवल करता जाएगा। तो यूनिफॉर्म के लिए ये ज़रूरी है कि हम उसको बिल्कुल परपेंडिकुलरली इंटर करें उस फील्ड के अंदर, अदरवाइज इट वुड टेक द हेलिकल पाथ इज शोन हियर, और वो आगे की तरफ भी ट्रेवल करेगा। दूसरा ये हो सकता है कि उस चार्ज पार्टिकल को आप फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, ये तो मैंने किसी और एंगल से प्रोजेक्ट किया है अदर देन 90। तो ये वाली उसकी वेलोसिटी है, तो इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस होगा, एक अलोंग वाई एक्सिस होगा, एंड इट वुड टेक द हेलिकल पाथ। सो द चार्ज पार्टिकल takes helical path
if it is introduced into a magnetic field किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको इंटर करते हैं विद द एन एंगल दैट इज नॉट 90 डिग्री एनी अदर एंगल 90 डिग्री ना हो तो वो क्या करेगा हेलिकल पाथ पे चलना शुरू कर देगा। एक दो क्विज़ेस आपकी टेक्स्ट बुक में हैं कि जब आटा तैयार हो जाता है फ्लोर मिल्स के अंदर तो उसको क्यों मैग्नेट्स के क्रॉस पास किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड्स के क्रॉस पास किया जाता है। तो इसका आंसर ये है कि उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होने का ख़तरा होता है कि चूँकि वो खाने की चीज़ है और अगर उसमें कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद हो, मेटल हो या कोई आयरन के पीसीज हो या कुछ भी इस तरह की चीज़ हो जो कि ह्यूमन बॉडी को डैमेज कर सकती है, उसको नुकसान पहुंचा सकती है, तो हम उससे बचने के लिए उसको मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं ताकि उसमें जो ज़रात हों वो उससे इधर उधर चले जाएं, उस प्लेट्स पे चिमट जाएं और वो आटा साफ सुथरा आटा जो है वो पैक हो जाए। तो ये एक वहाँ पे लिखा हुआ है आपकी बुक में क्विज़ कि क्यों हम आटे को पैकिंग से पहले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास करते हैं। तो आंसर ये है कि अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है तो मैग्नेटिक फील्ड ये करता है कि वो उसको मज़ीद साफ़ कर देता है, एक तरह से छान लेता है वो छोटे छोटे ज़र्रात को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके साफ़ आटा पैकिंग के लिए चला जाता है। और दूसरा ये भी एक क्वेश्चन है कि जब बड़े बड़े प्लेट्स बनते हैं, शीट्स बनते हैं उसके लिए शिप्स वगैरह की इंडस्ट्री में, तो वो चॉपिंग जब इसकी करते हैं, बीटिंग करते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो असल में ये होता है कि जब भी किसी मेटल पीस को आप चॉप करते हो, आप उसको बीट करते हैं तो इससे उसको मैग्नेटाइज किया जा सकता है। इट्स अ वे टू मैग्नेटाइज थिंग्स बिकॉज उसके अंदर जो है आप लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ये पढ़ लेंगे कि किसी भी मटेरियल के अंदर जो है डोमेन्स होते हैं, मैग्नेटिक डोमेन्स, तो चॉपिंग से वो एलाइन हो जाते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूलर टाइनी मैग्नेट्स जो है एक ही डायरेक्शन में एलाइन हो जाते हैं और वो मैग्नेटाइज हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने बात की चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है उसके ऊपर जो फोर्स लगती है इस पर हमने बात की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे, चार्ज टू मास रेशो फाइंड करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये जो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड है ये बिहेव कर सकती है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।